हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात करेंगे, जो है मॉब लिंचिंग। तो रिसेंटली ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में आया हुआ है। उसका कारण क्या है कि अभी जो वायलेंस रिपोर्ट की गई है हरियाणा के नूहू में, जहाँ पे मॉब लिंचिंग के केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं, और साथ के साथ इससे पहले जो मणिपुर में जो भी इंसिडेंट हुए थे वहाँ से भी मॉब लिंचिंग की खबरें आई थी। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। और सेकंड पॉइंट की मॉब लिंचिंग न्यूज़ में क्यों है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिसेस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6 अदर स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं मॉब लिंचिंग को काउंटर करने के लिए, मॉब लिंचिंग को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो लिंचिंग के केसेस हैं ये कहीं ना कहीं एक होल कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, इन सब के अगेंस्ट है। यानी लिंचिंग जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के अगेंस्ट है। जो मॉब वायलेंस और कॉ विजिलेंटिज्म है ये जस्टिस के आइडियल्स के अगेंस्ट है, और साथ ही साथ सोसाइटी में जो हार्मोनी बनी रहे उसके भी अगेंस्ट है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस दिए हैं वो PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एक NGO है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, इनके द्वारा एक PIL फाइल की गई थी, और इन्हीं की PIL के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस दिए हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री को और 6 स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि महाराष्ट्र की है, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और MP की गवर्नमेंट को, कि उन्होंने मॉब वायलेंस को और विजिलेंटिज्म को रोकने के लिए क्या एक्शन लिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की गई थी उन पे क्या एक्शन लिया है। तो इस पे गवर्नमेंट को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है कि उन्होंने क्या एक्शन लिए हैं। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए इंडिया में कोई एक्सप्लिसिट कानून नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। IPC में मॉब लिंचिंग को डिफाइन नहीं किया गया है। कोई भी हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो लिंचिंग के अगेंस्ट हो, मतलब जो लिंचिंग को रोकता हो। ऐसा कोई कानून फ़िलहाल तो नहीं है। कभी भी अगर लिंचिंग के रिपोर्ट केसेस होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है 153A IPC का यूज़ करता है उसको टैकल करने के लिए, जो कि बात करता है एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स की, यानी 2 ग्रुप के बीच में शत्रुता पैदा करना। उसके प्रोविज़न को 153A में जो है IPC में उससे डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन। और जहाँ पर कोई भी लॉज नहीं होते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करता है उनसे डील करने के लिए। जैसे क्या है, विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 87 में जारी की गई थी कि सेक्सुअल असॉल्ट को रोकने के लिए वर्क प्लेस पे। उसके बाद पार्लियामेंट ने 2013 में लॉ बनाया जिसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो विशाखा गाइडलाइंस पे ही बेस्ड था सुप्रीम कोर्ट की। तो इसीलिए मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसील S पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में गाइडलाइंस जारी किए थे मॉब लिंचिंग से डील करने के लिए। तहसील S पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट के जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल जो अटेम्प्ट है, मतलब ये जो मॉब लिंचिंग है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल अटेम्प्ट है किसी को मारने का, और ये लोग जो करते हैं वो अंडर द गाइज ऑफ कि लॉ को प्रोटेक्ट करने के नाम पे जो करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें इसको बहुत जल्दी से जल्दी रोकने की ज़रूरत है, क्यों, अदरवाइज़ नहीं रोका गया तो सोसाइटी में एनार्की और लॉलेसनेस फैल जाएगा, और जो कि सोसाइटी के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा था जैसे कि एक एपिडेमिक खतरा है, ऐसे ही ये भी एक खतरा बन सकता है सोसाइटी के लिए आगे चलकर। और किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल भी मतलब बियरेबल नहीं है कि ऐसे केसेस आए लिंचिंग के। और उन्होंने इसको क्या डिफ़ाइन किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये हॉरेंडस एक्ट है मोबोक्रेसी के, कि मतलब उन्होंने कहा कि हम प्राउड करते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, इंडिया प्राउड करता है कि मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसी हम अपने आप को क्लेम करते हैं, बट जब भी लिंचिंग के केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की प्रेस्टीज पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और उन्होंने इसीलिए इसको मोबोक्रेसी कहा था कि हम लोकतंत्र नहीं, कहीं ना कहीं लिंचिंग से भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए। एक तहसीन केस में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम 3 हेड्स में डिफाइन उसको कर सकते हैं।
पहला प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा रेमेडियल और तीसरा प्यूनिटेटिव मेजर। प्रिवेंटिव का मतलब कि रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। रेमेडियल अगर बाय चांस नहीं रुक पाया तो अगर हो गई कोई लिंचिंग की घटना तो क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं। और तीसरा प्यूनिटेटिव कि अगर कोई घटना हो गई तो सज़ा के तौर पे क्या मेजर्स लिए जाएं लिंचिंग से डील करने के लिए। प्रिवेंटिव मेजर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताए थे। उन्होंने क्या कहा था, पहला कि सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक का होगा उसको नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। और स्पेशल टास्क फोर्सेस का फॉर्मेशन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और तीसरा पॉइंट कि इंटेलिजेंस गैदर किया जाएगा कि कौन पोटेंशियल प्रिपरेटर हैं और प्रोपोगेटर हैं हेट स्पीच के, कि हेट स्पीच कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप है लिंचिंग के लिए। अगर हेट स्पीच देते हैं लोग उसके बाद ही लिंचिंग के केसेस सामने आते हैं। तो हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस गैदर करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरा पॉइंट कि ये ड्यूटी है हर पुलिस ऑफिसर की कि जो भी मॉब है, विजिलेंटलिज्म मॉब है, उसको किसी तरीके से डिस्पर्स करना है, मतलब उसको छिन भिन करना है पावर एक्सरसाइज करके, जो कि 129 में है सीआरपीसी में, उसका यूज़ करके मॉब को डिस्पर्स करना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए थे खुद तहसीन केस में। और अगर प्रिवेंटिव मेजर का इस्तेमाल नहीं कर पाए सही से और अगर उसके बावजूद भी कोई लिंचिंग की घटना हो गई तो क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं। उसमें पहला उन्होंने बताया कि तुरंत इमीडिएट एफआईआर का रजिस्ट्रेशन किया जाए और इन्वेस्टिगेशन का मॉनिटर किया जाए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि स्टेट को क्या चाहिए कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम वो फॉर्म करें, कि जो भी लिंचिंग के विक्टिम हैं उनको कंपनसेशन दिया जाने के लिए एक स्कीम, प्रॉपर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए। मैक्सिमम सेंटेंस देना चाहिए, जो भी कन्विक्ट्स हैं, जो भी लिंचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको मैक्सिमम सेंटेंस देना चाहिए। विटनेस को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कन्विक्ट्स हैं उनको मैक्सिमम सेंटेंस जब भी मिल पाएगा जब हम विटनेस को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि विटनेस ही नहीं बचेंगे तो मैक्सिमम जो सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम कन्विक्ट पे, वो कहीं ना कहीं हम नहीं दे पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि फ्री लीगल एड दिया जाए, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो भी विक्टिम हैं लिंचिंग के, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताए रेमेडियल मेजर की, जो कि बिल्कुल नेसेसरी हैं जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए और वल्नरेबल सेक्शन जो हैं सोसाइटी को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं। क्योंकि लिंचिंग की कोई अगर घटना हो गई तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी एडमिनिस्ट्रेशन की इंश्योर करनी है कि कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। तो उसके लिए प्यूनिटेटिव मेजर सुप्रीम कोर्ट ने जो बताए हैं कि पुलिस ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट लिए जाएंगे। और ये वही मेजर्स होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुमुगम सेवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जजमेंट में पास किए थे, वो मेजर्स लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। और साथ ही साथ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा जो भी ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी नेग्लिजेंस के लिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर स्टेट की अटमोस्ट ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है, जो सेकुलर इथोस है, उनको प्रिजर्व करना का ये मॉरल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्टेट की। कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले या कोई भी लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, डाटा होना चाहिए, एक रिलायबल डाटा, कि डाटा के बेस पे ही हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन सा जो हॉट स्पॉट है, कहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या क्या रिस्पॉन्सेज हैं, वो डाटा के बेस पे ही हमें सारा पता चलेगा। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है वो डाटा से ही पता चलेगा। बट क्या है कि खुद यूनियन गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने लिंचिंग पे डाटा कलेक्ट करना ये डिसकंटिन्यू कर दिया 2017 में। जो एनसीआरबी इससे पहले क्या था, 2017 से पहले लिंचिंग के केसेस को काउंट कर रहा था, मतलब क्या डाटा है वो उनके पास था। बट 2017 के बाद उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसका रीज़न जो होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर खुद दिया, उन्होंने क्या कहा कि अभी जो है हमारे पास हेट क्राइम और जो काउ विजिलेंटिज्म और लिंचिंग के अगेंस्ट में कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से उन्होंने डाटा कलेक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया। ये होम मिनिस्ट्री का रीज़न था लोकसभा में।
जब डाटा ही नहीं होगा तो पॉलिसी नहीं बनेगी, तो फिर क्राइम रुकेगा कैसे? लिंचिंग इतना सीरियस क्राइम है तो रुकेगा कैसे? तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहला तो स्टेप यही है कि भाई डाटा कलेक्ट करो। हमें ज़रूरत क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव डाटा होना चाहिए जिसके बेस पे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जा सके लिंचिंग के अगेंस्ट। सेकंड, कि लिंचिंग को क्राइम के तौर पे कैटेगराइज करो आईपीसी में, कि अभी तक लिंचिंग को हम डिफाइन तक नहीं कर पाए कि लिंचिंग को डिफाइन करें। स्टैचू बुक में, लॉ बुक में लिंचिंग को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो लिंचिंग को क्राइम डिफाइन करो आईपीसी में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, एक जैसे डेडिकेटेड लॉ जो मैं बात कर रहा था, एक लॉ चाहिए, एक पर्टिकुलर लॉ जो लिंचिंग से ही डील करे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट, जो भी प्रिपरेटर हैं लिंचिंग के, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जिससे एक डिटरेंट वाली मैसेज जाए सोसाइटी में और कोई भी इसके बाद लिंचिंग जैसे हीनस क्राइम को करने के बारे में ना सोचे। तो लिंचिंग को रोकने के लिए कई स्टेट जैसे कि मणिपुर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उन्होंने अपने अपने स्टेट में लॉ पास किया था लिंचिंग को रोकने के लिए, बट कोई भी लॉ आज तक फोर्स में नहीं आ पाया है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्रेसिडेंट की नोड अवेट कर रहा है, कोई गवर्नर के पास आके बिल अटक गया है, या कोई यूनियन मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग पड़ा है। कोई भी लॉ इन स्टेट्स ने जो पास किए थे लिंचिंग के लिए आज तक मतलब फोर्स में नहीं आया, कोई भी लॉ इन्फोर्स्ड नहीं है किसी भी स्टेट में लिंचिंग के अगेंस्ट। 2018 में मणिपुर इंडिया का पहला स्टेट बना था जिसने लिंचिंग के अगेंस्ट लॉ पास किया था। उन्होंने जो बिल लाए थे, मॉब वायलेंस बिल, उन्होंने मणिपुर असेंबली ने पास किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी प्रिपरेटर होंगे मॉब वायलेंस के लिए, उनके लिए इम्प्रिजनमेंट की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और यहाँ तक कि डेथ तक का प्रोविज़न किया गया था बिल में। बट ये बिल क्या है कि अभी यूनियन मिनिस्ट्री के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है कि वो इनको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या ये बिल एडहेर करता है नेशनल पॉलिसीज़ को, या सेंट्रल लॉ से अलाइनमेंट में है या नहीं, या इसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चेक कर रही है। तो इसी वजह से ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब सोचिए अगर ये बिल आज इम्प्लीमेंट में होता तो मणिपुर में जो 2-3 महीने से जो वायलेंस हो रही है, जहाँ पर मॉब वायलेंस भी हुई है, कई सारे केसेस भी मॉब वायलेंस के रिपोर्ट किए गए हैं, तो शायद और ये लॉ बहुत ज़्यादा हेल्प करता उससे डील करने में, इफेक्टिवली डील करने में सिचुएशन से ये लॉ बहुत हेल्प करता। बट क्योंकि पास ही नहीं हुआ तो मणिपुर कंटिन्यूसली फेसेस किए जा रहा है ये सब लिंचिंग के केसेस और भी जो वायलेंस के केसेस हैं। देखो रिसेंट ईयर में ना कंट्रीज़ ने कई सारे ब्रूटल अटैक्स और किलिंग केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि र्यूमर से, फेक न्यूज़, फूड चॉइसेस और कहीं ना कहीं ये जो भी क्राइम्स हैं ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं किसी कम्युनिटी के। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। सेकंड बात, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रोच है इस पे भी क्वेश्चन खड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिटमेंट पे कि लिंचिंग से मॉब वायलेंस को रोकने में जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट असफल दिख रही है इसको रोकने में। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जब ऊपर से ही अगर यूनियन गवर्नमेंट ही प्रॉपर एक्शन नहीं लेगा तो जो ग्राउंड पे है, जो ग्रास रूट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंध जाते हैं, तो वो भी प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो 2018 में आई थी उसको भी हम सही से फॉलो नहीं कर पा रहे। गाइडलाइंस के आने के बाद भी कई सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 2018 में गाइडलाइंस आई, उसके बाद भी कई सारे केसेस आ जा रहे हैं, यानी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से वायलेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का। और ये जो लिंचिंग के, मॉब वायलेंस के केसेस हैं, ये कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, जिस पे हम प्राउड भी करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और साथ ही साथ जो यूनियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, प्राइम मोस्ट अटमोस्ट ड्यूटी की सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, उसको सिटीजन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है, उसके भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, यानी प्रियम्बल में हमारे यहाँ डिग्निटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है, उसके भी अगेंस्ट है। और ये सब आइडियल्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी डिफाइन किए गए थे, तो उसके भी अगेंस्ट हैं।
तो कहीं ना कहीं जो मॉब वायलेंस के जो भी केस है ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो नहीं होने चाहिए, और अगर ये केसेस होंगे तो कहीं ना कहीं जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है जो हम अपने आप को क्लेम करते हैं तो उस पे डाउट आता है, उस क्लेम पे। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में लिंचिंग जैसे, मॉब वायलेंस जैसे क्राइम की, इतने ग्रूसम क्राइम की कोई जगह नहीं है। और ये तो हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर यानी लीगल मेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे या लेजिस्लेटिव मेजर क्या लिए जा सकते हैं, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी भी ड्यूटी है कि कुछ स्टेप्स हमें भी लेने हैं। जैसे क्या है कि कोई भी जैसे मैसेज आता है या कोई हमने वीडियो देखा तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं कि बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर दें। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ बढ़ते हैं, और एक छोटी सा मैसेज जो हम शेयर कर देते हैं अनजाने में, उससे एक छोटी सी मतलब कह सकते हैं कि छोटी सी आग जो बंदा एक लगा रहा है, एक चिंगारी से मतलब कह सकते हैं पूरा आग लग जाती है। यानी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कि हम कोई भी मतलब ऐसा मैसेज या ऐसा कोई भी वीडियो जो सही नहीं है उसको शेयर ना करें, जिससे क्या होगा कि अथॉरिटीज़ की मदद होगी इस मॉब वायलेंस को, लिंचिंग को रोकने में हमारी तरफ से। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपका फीडबैक हो उसको ज़रूर कमेंट करना, उससे और अच्छा इनकरेजमेंट मिलेगा आगे भी वीडियो लाने में और वीडियो को अच्छा बनाने में। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।